अब नेक्स्ट we are discussing a very important provision, section 18, availability of credit in special circumstances. यहाँ पे क्या है बेसिकली, जैसे सपोज कीजिए पहले आप रजिस्टर्ड नहीं थे, अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो पर्सन से was not registered, वो क्या है अब अप्लाई कर रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। या फिर अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, पहले वो कंपोजिशन स्कीम में था और वो अब रेगुलर स्कीम में जा रहा है, या पहले वो उसकी सप्लाई रजिस्टर्ड था, वो उसकी सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई थी, अब वो क्या हो गई टैक्सेबल हो गई, या पहले टैक्सेबल थी अब क्या हो गई एग्जेम्प्ट हो गई, या पहले रेगुलर स्कीम में था अब कंपोजिशन में आ रहा है, या सेकेंड हैंड गुड्स वो सप्लाई कर रहा है, सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स वो बेच रहा है, या फिर उसके क्या है ट्रांसफर वगैरह हो जाता है बिजनेस का। ये सारे प्रोविजंस इसमें दे रखे हैं, सेक्शन 18 के अंदर दे रखे हैं। ये प्रोविजंस क्या है सेक्शन 18 के अंदर दे रखे हैं। तो लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कशन रिलेटिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब हम क्या है सेक्शन 18 का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो देखो पहले आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है डज नॉट एक्सीड से थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या वही हो सकती है 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख, इससे ज़्यादा नहीं था। आपका एग्रीगेट टर्नओवर इससे ज़्यादा नहीं था, थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं था, इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अब ये क्रॉस कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अपन ने अप्लाई किया कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, within 30 days from the date when such person is liable for registration। 30 दिन के अंदर अपन ने इसके लिए अप्लाई कर दिया। कितने दिन के अंदर अप्लाई कर दिया? 30 दिन के अंदर। तो अगर आपने 1 अक्टूबर को ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हुए थे, आपने इसको अप्लाई कर दिया 30 दिन के अंदर से, 25 अक्टूबर को आप अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन आपको मिला 5 नवंबर को, रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांट हुआ 5 नवंबर को, पर इसकी इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी 1 अक्टूबर हो जाएगी। आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप, क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर क्या है अप्लाई कर दिया। तो अब इससे पहले 30 सितंबर को जो आपके पास इनपुट पड़े हुए हैं, आपके पास इनपुट जो फिनिश गुड्स में है और जो सेमी फिनिश गुड्स में है, उसका आईटीसी आपको मिलेगा। कैपिटल गुड का मिलेगा क्या? कैपिटल गुड का आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पे जो इनपुट स्टॉक में है, इनपुट जो सेमी फिनिश गुड्स में है और इनपुट जो फिनिश गुड्स में है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कब है स्टॉक में? Immediately preceding the day when the person became liable to pay the tax। पर ये जो इनपुट है, कैप इनपुट है, इनपुट जो सेमी फिनिश गुड्स में है या इनपुट जो फिनिश गुड्स में है, वो क्या है साल भर से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। यानी इनवॉइस जो है उसकी 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये 18(1)(a) में है। तो देखिए, पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, person
who has applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration, and has been say granted such registration. तो किसका ITC मिल रहा है? जो inputs which are held in stock, inputs which are contained in semi finished goods और finished goods held in stock, उसका इसको ITC मिल जाएगा. As on the day immediately preceding the date when on which he becomes liable to pay the tax. As on the day immediately preceding the date from which he becomes say liable to pay tax. ये ITC is to be availed. कितने टाइम के अंदर ये ITC मिल जाएगा? ITC is to be availed within 1 year. ITC is to be availed within 1 year from the date of issue of invoice by the tax invoice by the supplier. कैपिटल गुड का नहीं मिल रहा, यहाँ ध्यान रखिएगा. अगर किसी व्यक्ति ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है तो जब भी उसको आरसी मिला, जब भी उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, उसके जस्ट पहले वाले दिन जो उसके पास इनपुट पड़े हुए हैं, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में है, इनपुट फिनिश गुड्स में है, उससे एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट इसको मिल जाएगा. तो पर्सन्स हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन्स क्या? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. बट ऑब्टेन्स क्या? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. तो जो इनपुट हेल्ड इन स्टॉक है, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है, हेल्ड इन स्टॉक. इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, उसको क्रेडिट मिल जाएगा द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है. और यहाँ भी वो इनवॉइस है वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब सपोज कीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, आप कंपोजिशन स्कीम में थे, आप कंपोजिशन स्कीम में थे, आप किस में थे? कंपोजिशन स्कीम में थे. और आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो क्रॉस कर गया. किसको क्रॉस कर गया? 150 लाख से ज्यादा हो गया. ये क्रॉस कर गया तो आप किस में आ गए? रेगुलर स्कीम में आ गए. अब रेगुलर स्कीम में तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ रहा है. तो बट नेचुरल है जब आप रेगुलर स्कीम में आ गए उसके जस्ट पहले वाले डेट को जो आपके पास इनपुट है, इनपुट जो है सेमी फिनिश गुड्स में है, इनपुट जो है फिनिश गुड्स में है, इसका आपको आईटीसी मिलेगा. अब ध्यान में रखिए कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा. पर कैपिटल गुड्स का कैसे मिलेगा? जो भी जितना भी टैक्स इन्वॉल्व है, डेट ऑफ इनवॉइस से, डेट ऑफ इनवॉइस से जब भी ये डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट आ रहा है आपको 5% पर क्वार्टर, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ क्या करना है? रिवर्सल करना है. इस टैक्स के एलिमेंट में से वो हटा के बैलेंस ही आप आईटीसी क्या है ले सकते हो. तो रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू पे टैक्स, हु सीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स, registered person who ceases to pay composition tax and switches to regular scheme, and switches to regular scheme. Registered person who ceases to pay composition tax and switches to regular scheme, उसको किसका क्रेडिट मिल रहा है? इनपुट्स जो हेल्ड इन स्टॉक है, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स है, इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश गुड्स है, और कैपिटल गुड्स का है. कैपिटल गुड का भी मिलेगा. यहां किसका मिलेगा? कैपिटल गुड का भी मिलेगा. कब से? द डे, किस दिन का? द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट व्हेन ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, उससे जस्ट पहले वाले दिन. ठीक है. इसका सब प्रैक्टिकल आगे डिस्कस करेंगे हम. अब कैपिटल गुड्स का आईटीसी जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे? आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, आईटीसी जो है कैपिटल गुड्स का
वो कैलकुलेट किया जाएगा, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। सिमिलरली अगर पहले आपकी सप्लाई थी एग्जेम्प्ट सप्लाई, आप रजिस्टर्ड थे, आपकी सप्लाई थी एग्जेम्प्ट सप्लाई, अब बन गई है वो क्या, टैक्सेबल सप्लाई। तो रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जेम्प्ट सप्लाईज बिकम्स क्या, टैक्सेबल सप्लाईज। रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई बन गई है, क्या बन गई है, टैक्सेबल सप्लाई बन गई है, तो उसको भी आईटीसी मिल जाएगा, उसको भी क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। किस चीज का आईटीसी मिल जाएगा, जो भी इनपुट्स पड़े हुए हैं स्टॉक के अंदर, इनपुट जो सेमी फिनिश गुड्स में है, इनपुट जो फिनिश गुड्स में है, और कैपिटल गुड्स का भी मिल रहा है यहाँ पे, और कैपिटल गुड्स का भी मिल रहा है, जो पहले किसके लिए काम में आ रहे थे, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहे थे, अब उनका आईटीसी मिल जाएगा। किस दिन पड़े हुए हैं, जिस दिन उसकी एग्जेम्प्ट सप्लाई बन गई टैक्सेबल। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए आ रहा है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसलिए यहां पे क्या है, कैपिटल गुड्स भी आ रहे हैं। एंड आईटीसी शैल बी वेरीफाइड विद द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फर्निश्ड, मतलब यहां पे ध्यान रखिएगा, आईटीसी द सेम शैल बी वेरीफाइड, ठीक है। और आईटीसी आपको अवेल करना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। 1 साल पुरानी अगर इनवॉइस है तो आपको उस केस के अंदर क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि भाई जब आप आईटीसी ले रहे हो तो 30 दिन के अंदर आपको क्या है, 30 डेज के अंदर आपको क्या है, आईटीसी की ये डिक्लेरेशन फाइल करनी है IGST ITC 01 के अंदर। तो रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन इन फॉर्म GST ITC 01 ऑन द कॉमन पोर्टल डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द इनपुट जो कि हेल्ड इन स्टॉक है, इनपुट जो कि सेमी फिनिश गुड्स में है, फिनिश गुड्स में है और कैपिटल गुड्स में है, कैपिटल गुड्स हैं उसके पास स्टॉक के अंदर। ये डिक्लेरेशन कितने दिन के अंदर फाइल करनी है, 30 दिन के अंदर फाइल करनी है फ्रॉम द डेट व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी। और चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो। तो if the claim of ITC pertaining to CGST, SGST, UTGST, IGST put together exceeds 2 lakh rupees, the declaration need to be certified by practicing chartered accountant and cost accountant। ठीक है, तो ये तो एक हो गया, ये तो लेने की बात हो गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप रेगुलर स्कीम में थे, अब आ गए आप कंपोजिशन स्कीम में, रेगुलर स्कीम में थे, अब आ गए आप कंपोजिशन स्कीम में। टैक्सेबल सप्लाईज थी आपकी, टैक्सेबल सप्लाईज थी आपकी, अब हो गई वो क्या, एग्जेम्प्ट सप्लाई, अब हो गई आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो आपको इस केस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पड़ा हुआ है वो क्या करना पड़ जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जो इनपुट पड़े हुए हैं स्टॉक में, जो इनपुट पड़े हुए हैं सेमी फिनिश गुड्स में, जो इनपुट पड़े हुए हैं फिनिश गुड्स में, जो कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, तो रिवर्सल करना है आपको। तो ये तो देखो, अगर आपके पास इनवॉइस पड़ी है इनकी तो इनवॉइस के आधार पे करना है रिवर्सल, इनवॉइस पड़ी है तो इनवॉइस के आधार पे करना है रिवर्सल, इनवॉइस के आधार पे रिवर्सल करना है। इनवॉइस नहीं है तो जो मार्केट वैल्यू आज की है, मार्केट वैल्यू जो आज इनकी आ रही है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स के अंदर लाइफ मानी गई है 60 मंथ्स की, लाइफ मानी गई है 60 मंथ्स की। तो अब इसकी जो रेजिडुअल लाइफ है फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस से 60 महीने की लाइफ है, 55 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो फिर 5 महीने का आपको क्या है,
रिवर्सल करना। तो देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन who has availed the ITC switching from regular scheme on payment of tax to composition levy। रेगुलर स्कीम से आप कहाँ गए, कंपोजिशन स्कीम में आ गए, या जिसकी सप्लाईज जिसकी पहले टैक्सेबल थी अब वो एग्जेम्प्ट हो गई, या क्या हो गया, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे जो अमाउंट टू बी रिवर्स्ड इज इक्वलेंट, कितना अमाउंट हो जाएगा टू बी रिवर्स्ड, जो भी इनपुट हेल्ड इन स्टॉक है, इनपुट जो सेमी फिनिश्ड गुड्स में है, फिनिश्ड गुड्स में, और कैपिटल गुड्स जो है ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ स्विच ओवर टू द कंपोजिशन स्कीम, या जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई क्या बन गई, एग्जेम्प्ट सप्लाई बन गई, या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। इनपुट का कैसे रिवर्सल करोगे, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करोगे बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस। अगर इनवॉइस नहीं है तो प्रिवेलिंग मार्केट रेट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स के केस में रिवर्सल होगा प्रो रेटा बेसिस पे परटेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो इन मंथ्स है, टेकिंग यूजफुल लाइफ ऐसे 5 ईयर, जो भी इनपुट टैक्स है डिवाइड बाय 60 जो रिमेनिंग लाइफ है। जो आईटीसी है द सेम इज टू बी रिवर्स विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर आईटीसी फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। जो रिवर्सल होगा द सेम विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो भी है वो डेबिट हो जाएगा। बैलेंस आईटीसी अभी भी पड़ा हुआ है लेजर में तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अगर आप कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी को सप्लाई कर रहे हो ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी को सप्लाई कर रहे हो जिस पे आपने क्या लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, जिस पे आपने क्या लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, लिया है, तो कैसे आप उस पे दोगे। एक तो क्या हो जाएगा, हायर ऑफ फॉलोइंग अमाउंट देना है, हायर ऑफ फॉलोइंग अमाउंट। एक तो क्या देना है आपको, टैक्स लेविएबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। कैपिटल गुड खरीदे थे, यूज किया, आप सेकेंड हैंड बेच रहे हो। दूसरा है जो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसमें से लेस कर देना, क्या, जो इनपुट टैक्स है एट रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस जब इसको रिमूव करो टिल द डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, तो देखिए सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, तो अमाउंट टू बी पेड इज इक्वलेंट टू द हायर ऑफ द फॉलोइंग। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी लेस 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, या जो टैक्स है लेविएबल ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, या जो टैक्स है लेविएबल ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी। इफ एन अमाउंट एट फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या एक्सीड सेकेंड, तो रिवर्सल जो होगा वो ऐड कर दिया जाएगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का सेपरेट रिवर्सल, आईजीएसटी का सेपरेट रिवर्सल होगा। पर अगर कोई रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, मोल्स है, डाइज है, जिग्स, फिक्सचर्स, दे आर सप्लाइड एज स्क्रैप, मोल्स है, डाइज है, जिग्स है, फिक्सचर्स है, ये स्क्रैप के फॉर्म में सप्लाई होती है तो आपको टैक्स ही देना पड़ेगा ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब देखिए अगर कोई सेल हो जाता है, मर्जर हो जाता है, अमलगमेशन हो जाता है, लीज के तहत ट्रांसफर, लीज होती है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, ठीक है, तो जो ट्रांसफरर से आईटीसी
ट्रांसफरी को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब क्या है, पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर किया गया हो, जो इनपुट है और कैपिटल गुड जो ट्रांसफर किए गए हैं, ये ड्यूली अकाउंटेड हो, और यहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन है फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी में। डीमर्जर के केस में एक आपकी डीमर्ज कंपनी हो गई और एक आके रिजल्टिंग कंपनी हो गई। तो डेट ऑफ डीमर्जर पे जो डेट ऑफ डीमर्जर कोर्ट ने डिक्लेयर की, उसमें वैल्यू ऑफ असेट्स जो रिजल्टिंग कंपनी को गए, सपोज करो 20 करोड़ के गए, टोटल असेट्स हैं 100 करोड़ के, जिसपे आईटीसी लिया हो या नहीं लिया उससे मतलब नहीं है। और आईटीसी बिफोर डीमर्जर था से 50 लाख, जिसमें सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी भी है, सब कुछ है। तो ये 50 लाख का 20% जो है, 20 करोड़ के असेट है, यानी 20% हो गया असेट्स। ये 10 लाख रुपए क्या है, किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। और 40 लाख रुपए क्या हो जाएगा, 40 लाख रुपए रिटेन कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, डिमर्ज्ड कंपनी के द्वारा, क्योंकि इसके बाद असेट पड़े हुए हैं। डिमर्जर में असेट्स के प्रपोर्शन में ट्रांसफर होगा। तो सेक्शन 18(3) देख लीजिए, इन केस ऑफ सेल, मर्जर, इन केस ऑफ सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कैन बी ट्रांसफर्ड टू न्यू एंटिटी। सेल हो गया, मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, लीज हो गया, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो गया। तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी कैन बी ट्रांसफर टू न्यू एंटिटी इफ देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन of transfer of liabilities to the new entity। जो इनपुट या कैपिटल गुड्स हैं टू सो ट्रांसफर्ड, दे मस्ट बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर बाय द ट्रांसफरी इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसको ड्यूली अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिमर्जर, इन केस ऑफ डिमर्जर आईटीसी को अपोर्शन करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ न्यू यूनिट एज पर डिमर्जर स्कीम। Value of assets for the purpose of apportionment of ITC in case of demerger will include value of entire assets of business. Value of entire assets of business, whether or not ITC has been availed thereon. चाहे ITC लिया हो या नहीं लिया हो. Details of change in constitution will be have to be furnished on the common portal along with the request to transfer unutilized ITC. तो ये डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। सीए को, सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा कि भाई आपके देयर इज स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा ट्रांसफरी ये डिटेल्स, तो ये कॉमन पोर्टल पे, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर सपोज कीजिए पहले अपन ने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा था, अब आप क्या है, विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट जो आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके रिलेशन में आप क्या है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो। उसके रिलेशन में आपने क्या ले लिया, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो यहां से जहां ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जिनके रिलेशन में आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया है, ट्रांसफर हो सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफरर हु हैज obtained separate registration for multiple place of business and who intends to transfer either wholly or partly जो unutilized ITC है in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of business, ये क्या है, ये furnish करेगा the prescribed details within 30 days from the date of obtaining the registration। ठीक है, 30 दिन के अंदर ये ट्रांसफर डिटेल्स फर्निश कर देगा। जो जो
क्या नाम से नई प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एक्सेप्ट कर लेंगी और ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर कोई डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कैरी ऑन करता है बिजनेस, तो फिर इस केस के अंदर यही चीज यहां भी फॉलो होगी। अब इस केस के अंदर तो उसकी तो डेथ हो गई, तो जो ट्रांसफर की डिटेल्स है वो भी क्या है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वही फर्निश करेगा और वही फिर आगे क्या है, एक्सेप्ट करेगा। तो वेदर 18(3) ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ITC विच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड टू द ट्रांसफरी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, तो डेफिनेटली ट्रांसफर और चेंज इन ओनरशिप ऑफ बिजनेस ये क्या करती है, ये इंक्लूड करती है डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर, तो उस केस के अंदर भी ट्रांसफर होगा। अब इसके लिए एक डिटेल्ड सर्कुलर दे रखा है कि किस तरह से अपोर्शनमेंट किया जाएगा ITC का इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ट्रांसफर के लिए ITC 02 फॉर्म फाइल करना होगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ से अपोर्शनमेंट ऑफ ITC, फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ITC pursuant to demerger, the value of assets of new units is to be taken at state level। ये स्टेट लेवल पे लेने हैं अपने को असेट, असेट आपको क्या लेने हैं, स्टेट लेवल पे लेने हैं, नॉट एट ऑल इंडिया लेवल, नॉट एट ऑल इंडिया लेवल। ऑल इंडिया लेवल के से नहीं चलेगा, स्टेट लेवल के हिसाब से चलेगा। जैसे स्टेट ए में टोटल असेट थे 50 लाख के, इधर गए 10 लाख, ये रिजल्टिंग कंपनी को गए। स्टेट बी में टोटल असेट थे 40 लाख के, इधर चले गए 10 लाख। या ITC इन्वॉल्व था 10 लाख, या ITC इन्वॉल्व था 12 लाख। तो क्या पैन बेसिस पे, ऑल इंडिया बेसिस पे चलाएंगे या स्टेट वाइज चलाएंगे? तो स्टेट वाइज चलाएंगे। इसका 10/50 ये चला जाएगा डिमर्ज रिजल्टिंग कंपनी के पास, ये 10/40, टोटल असेट्स 40 थे, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो इस तरह से जाएगा। तो देखिए इन्होंने बोला कि फॉर द पर्पस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ITC टू डिमर्जर परसुएंट टू अ स्कीम ऑफ डिमर्जर, ठीक है, वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ न्यू यूनिट्स इज टू बी टेकन एट स्टेट लेवल एट डिस्टिंक्ट पर्सन एंड नॉट एट ऑल इंडिया लेवल। ट्रांसफर को क्या है, GST ITC will be required to be filed only on those states where both transferor and transferee are say registered। अब जैसे XYZ की 2 स्टेट इज रजिस्टर्ड इन 2 स्टेट्स MP एंड UP, जिसकी टोटल असेट्स 100 करोड़ के हैं MP में एंड UP में। MP में 60 करोड़ के हैं, UP में 40 करोड़ के हैं। इट डिमर्जेस पार्ट ऑफ बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ सच डिमर्जर। 30 करोड़ के असेट्स ABC को चले गए, MP में 30 करोड़ के चले गए और UP के अंदर क्या है 10 करोड़ के गए, UP के अंदर 10 करोड़ के गए, टोटल असेट्स 40 करोड़ के चले गए। तो अब MP का अलग से दे रखा है इन्होंने, UP का अलग से दे रखा है, तो इस प्रपोर्शन में कर दिए जाएंगे, ठीक है। MP UP के अलग अलग कर दिए जाएंगे ITC। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट शैल बी अप्लाइड to the total amount of unutilized ITC। This formula need not be applied separately। ये भी ध्यान रखना, CGST के लिए अलग से नहीं होगा, SGST के लिए अलग से नहीं होगा, UTGST के लिए अलग से नहीं होगा, IGST के लिए अलग से नहीं होगा, ये इन एग्रीगेट हो जाएगा। इन एग्रीगेट 20 लाख है तो इन एग्रीगेट देखेंगे, पर ये ध्यान रखना कि ऐसे नहीं अब इसमें चाहे तो CGST ट्रांसफर करे, SGST UTGST ट्रांसफर करे या IGST ट्रांसफर करे। ये 40% अगर ट्रांसफर हो रहा है, 8 लाख अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ये CGST का भी हो सकता है, SGST UTGST का भी हो सकता है, IGST का भी हो सकता है, ठीक है। पर अगर CGST का बैलेंस ही 6 लाख है तो इसमें 6 लाख ट्रांसफर कर सकते हो और बचे हुए का 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ITC balances of transferor of X in the state of Maharashtra, CGST, SGST and IGST heads are 5 and 10 लाख, यानी टोटल कितने हो गए 20 लाख हो गए। 60% ऐसे ट्रांसफर हो गए तो 20 लाख का 60% यानी 12 लाख आप क्या है ट्रांसफर कर सकते हो। ये 12 लाख 5 5 2 करके हो सकते हैं,
ठीक है, 10 और 2 हो सकते हैं, ऐसे ही हो सकते हैं। अब अमाउंट ऑफ आईटीसी बी ट्रांसफर्ड, दैट इज सम ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी क्रेडिट should not exceed the amount of ITC to be transferred. However, transferor shall be at liberty to determine the amount transferred under each tax head, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका, within the total amount. तो ये कौन सा चीज ट्रांसफर करे ये इनकी इच्छा पे है। जैसे दिल्ली में, स्टेट दिल्ली में 70% असेट ट्रांसफर किए गए, 50 लाख का 70% होता है 35 लाख। अब 35 लाख में वो चाहें तो ये 10 लाख के 10 लाख ये ट्रांसफर कर सकते हैं, 10 लाख के 10 लाख ये ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से 15 ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये चाहें तो कितने 70, तो बोला 7 लाख इसके ट्रांसफर कर दिए, 7 लाख इसके ट्रांसफर कर दिए और 21 लाख इसके कर दिए, ऐसे कर दिए। वो प्रपोर्शन में करो, कैसे भी करो, ऐसे कर सकते हैं ट्रांसफर। पर ओवरऑल ये देख लेना कि भाई जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो आप सीजीएसटी, उससे ज्यादा थोड़ी होगा, बैलेंस ही नहीं, आप कहां से ट्रांसफर कर दोगे। उसके बाद ये देखिए जो फॉर्मूला है, ये जो अप्लाई करना है, ये किस दिन के लिए फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द आईटीसी इन फॉर्म जीएसटी, आईटीसी फॉर्म जब आप फाइल कर रहे हो उस दिन ये फॉर्मूला लगेगा। पर रेशियो ऑफ असेट्स किस दिन के लेने हैं, रेशियो ऑफ असेट्स लेने हैं किस दिन के, रेशियो ऑफ असेट्स लेने हैं किस दिन के, रेशियो ऑफ असेट्स लेने हैं अपॉइंटेड डेट ऑफ डिमर्जर के, अपॉइंटेड डेट ऑफ डिमर्जर के ये लेने हैं। तो ये अभी अपन ने प्रोविजंस डिस्कस किए हैं जो सेक्शन 18 से रिलेटेड थे अलॉन्ग विद द सर्कुलर। कल 19, 20, 21 आगे डिस्कस करेंगे।